हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 7 और 8 नवंबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जहाँ से भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए फटाफट हम देखते हैं आज का करेंट अफेयर्स। एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आप सभी को बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 5 नवंबर, बी ऑप्शन है 6 नवंबर, सी ऑप्शन है 7 नवंबर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रत्येक 7 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अब बात यह है कि क्या जरूरत पड़ी 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाने को लेकर, तो इसको भी आप जान लीजिए। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है या फिर ऐसे कोई अगर आपसे पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, मैडम क्यूरी का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। मैडम क्यूरी जो कि एक वैज्ञानिक है और नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। 7 नवंबर को इनका जन्मदिन पड़ता है। इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि मैडम क्यूरी का जन्मदिन 7 नवंबर को है तो इनका कैंसर जागरूकता से क्या ताल्लुक है? देखिए, मैडम क्यूरी ने कैंसर के इलाज के लिए रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, जिसके कारण 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जो कि मैडम क्यूरी का जन्मदिन है 7 नवंबर को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपको ये बताना है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 5 नवंबर, बी ऑप्शन है 6 नवंबर, सी ऑप्शन है 7 नवंबर, डी ऑप्शन है 8 नवंबर। तो आपको याद रखना है कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रत्येक 8 नवंबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव पार्क में दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है? इस प्रश्न में आपको उस वन्य जीव अभयारण्य का नाम बताना है। ठीक है, वन्य जीव पार्क का नाम बताना है जहां पर भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है। यानी उत्तर प्रदेश का वह कौन सा वन्य जीव पार्क है जहां पर दुर्लभ भूरे रंग का वाइन सांप देखा गया है? पहला ऑप्शन है दुधवा नेशनल पार्क, बी ऑप्शन है हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, सी ऑप्शन है किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता है कि कौन सा अभयारण्य कहाँ पर है तो हस्तिनापुर ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, किशनपुर ऐसे ही नहीं होगा। आप ऐसे कट करते चलेंगे और आपके सामने ए ऑप्शन आ जाएगा, दुधवा नेशनल पार्क में दुर्लभ भूरे रंग का वाइन सांप देखा गया है। तो आप इस प्रकार से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने कराकल प्रजनन और संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित किया है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रश्न ये है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने काराकल प्रजनन और संरक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित किया है? पहला ऑप्शन है कच्छ में, बी ऑप्शन है भावनगर, सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन है जामनगर। तो आपको याद रखना है कि गुजरात सरकार ने कच्छ में, ठीक है, कच्छ में कराकल प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित किया है। ठीक है, तो कच्छ जिला है, आपको याद रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए यहीं पर प्रजनन और संरक्षण केंद्र को स्थापित किया गया है जो कि गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने हाल ही में लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की है? इसमें आपको उस संगठन का नाम बताना है जिसने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड, बी ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, हमेशा आप कोई भी एग्जाम आप देखेंगे, हर साल लगभग जो भी एग्जाम होता है उसमें एक प्रश्न आपका रिपोर्ट से जरूर रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट संगठन है, कौन सा संगठन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, इसका आपको एक नोट्स बना लेना है। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो बहुत सही रहेगा। आप एक जगह नोट कर लीजिए कौन सा संगठन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, जिससे आपको चीज़ें एक ही जगह रहेंगी, तो आपको रिविजन करने में भी सुविधा रहेगी। अगर आप बोले तो
इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड, आपको याद रखना है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड के द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड, इसमें ए ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ आपको याद रखना है कि वर्ल्ड वाइल्ड जो लाइफ एंड फंड फॉर नेचर जो है, इसने जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के सहयोग से लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की है। यानी कि ये अकेले नहीं किया है इन्होंने एक संगठन जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के सहयोग से इन्होंने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की है। तो यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा गया कौन सा वो संगठन है। अगर यहाँ पर इसका भी नाम होता, दो संगठन का नाम होता, तो आप यहाँ पर करते, लेकिन यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है, तो आप इसमें ए में टिक लगाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जिनका निधन हुआ है, जोधया बाई किस भारतीय जनजाति समुदाय से संबंधित थी। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि जोधया बाई किस जनजाति से संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। यह एक प्रसिद्ध कलाकार है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन है गोंड जनजाति, बी ऑप्शन है बैगा जनजाति, सी ऑप्शन है संथाल जनजाति, डी ऑप्शन है भील जनजाति। तो आपको बताना है कि जोधया बाई जो कि एक कलाकार हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो किस जनजाति से जुड़ी हुई हैं, तो ये जुड़ी हुई हैं आपका वैघा जनजाति से। बैगा जनजाति से जोधया बाई जो कि एक प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया, ये बैगा जनजाति से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए क्लाइमेट मिशन किस शहर ने शुरू की है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में याद रखना है। प्रश्न ये है कि दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए क्लाइमेट मिशन किस शहर ने शुरू की है। पहला ऑप्शन है रुड़की उत्तराखंड, बी ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान, सी ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए इंदौर शहर ने क्लाइमेट मिशन शुरू की है। तो डी ऑप्शन सही है, इंदौर शहर ने शुरू की है। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर हाल में आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है, क्योंकि दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए इंदौर ने क्लाइमेट मिशन जो एक मिशन है, ठीक है, एक पहले इसने शुरू किया है, तो आपको याद रखना है। इस पहल का उद्देश्य निवासियों को ऊर्जा संरक्षण की टिकाऊ प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। तो आपको याद रखना है, दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में, इसने क्लाइमेट मिशन पहल शुरू की है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है। देखिए चिंचोली के बारे में बताना है, चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है ओडिशा। तो चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बताना है, तो ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। और भारत का पहला स्थलीय प्राकृतिक अभ्यारण्य भी है, तो कहाँ पर स्थित है चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये स्थित है कर्नाटक में, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। इसमें आपको बताना है कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। पहला ऑप्शन है 4th पे, बी ऑप्शन है 5th पे, सी ऑप्शन है 6th पे, डी ऑप्शन है 9th स्थान पे। तो जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग 6ठी है, तो आप याद रखेंगे भारत किस नंबर पर है जलवायु जोखिम सूचकांक में, तो 6ठे नंबर पर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है। इसमें आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है बताना है। तो पहला ऑप्शन है सतत भविष्य के लिए आज लैंगिक समानता, बी ऑप्शन है डिजिटल ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और तकनीक, सी ऑप्शन है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता सशक्तिकरण, डी ऑप्शन है महिलाओं में निवेश करें प्रगति तेज करें। ठीक है, तो आपको बताना है 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और थीम से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार समानता सशक्तिकरण। ये 2025 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है, आपको याद रखना है। यह थीम लैंगिक समानता और सभी महिलाओं व लड़कियों के लिए अधिकारों को बढ़ावा देने पर
केंद्रित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आप याद रखेंगे, रट लेंगे, क्योंकि एग्जाम में देखिए थीम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है, तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए ग्लोबल मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसमें आपको बताना है कि बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए ग्लोबल मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है मॉस्को रूस, बी ऑप्शन है बोगोटा कोलंबिया, सी ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, डी ऑप्शन है मॉस्को रूस। ठीक है, तो बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए पहला ग्लोबल मंत्री स्तरीय सम्मेलन बोगोटा में हुआ, जो कि कोलंबिया में है। 7 से 8 नवंबर 2024 में आयोजित किया गया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1 साल पहले की न्यूज़ है, लेकिन एग्जाम में आप देखेंगे 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए पहला ग्लोबल मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन बोगोटा, जो कि कोलंबिया में है, यहाँ पर आयोजित किया गया था। बहुत ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 63वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर ने की? इसमें आपको शहर का नाम बताना है जिसने 63वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी की मेज़बानी की है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है नई दिल्ली, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो देखिए मेज़बानी की यहाँ पर बात हो रही है, तो बेंगलुरु के द्वारा 63वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी सम्मेलन की मेज़बानी की गई, और ये सम्मेलन 5 से लेकर 7 दिसंबर 2024 तक बेंगलुरु में इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में आयोजित किया गया था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। आप प्रश्न का आंसर याद रखेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में सुअर में अफ्रीकी स्वाइन फीवर पाया गया है? इसमें आपको उस राज्य का नाम बताना है जहां सुअर में अफ्रीकी स्वाइन फीवर पाया गया है। ए ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग जिले में विभिन्न स्थानों से अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप सामने आया है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर ओडिशा की जगह आप अरुणाचल प्रदेश कर लेंगे। ठीक है, ओडिशा की जगह अरुणाचल, छूट गया यहाँ पर, गलती से टाइप हो गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। लोखोवा बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य किस शहर में स्थित है? इसमें आपको बताना है लोखोवा बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है असम, डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो लोखोरा बुरा चापोरी वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है असम में। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के समुद्री तट पर फैला हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बताना है कि किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है झारखंड। तो ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और यह अभयारण्य भंडारण और नागपुर जिले में फैला हुआ है, यानी भंडारा और नागपुर जिले में फैला हुआ है। तो आप याद रखेंगे कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 की मेज़बानी कौन कर रहा है? इसमें आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 की मेज़बानी कौन से राज्य के द्वारा किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो देखिए मेज़बानी कर्नाटक के द्वारा की जा रही है, लेकिन जो इस महोत्सव का आयोजन है बेंगलुरु में हो रहा है। तो आपको याद रखना है कर्नाटक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स महोत्सव 2025 की मेज़बानी की जा रही है। ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ये जो आयोजित हो रहा है ये बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पौराणिक कथाओं में सप्तऋषि नामक नक्षत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये प्रश्न बहुत ईजी है, आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ी होगी। इसमें आपको बताना है कि भारतीय पौराणिक कथाओं में सप्तऋषि नामक एक नक्षत्र है, वो किसके समकक्ष है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ओरायन, बी ऑप्शन है वृश्चिक, सी ऑप्शन है अर्सा मेजर, डी ऑप्शन है अर्सा माइनर। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि ये अर्सा मेजर का समकक्ष है। सप्तऋषि को भी आपको पता होगा कि सप्तऋषि क्यों कहा जाता है, क्योंकि 7 तारों का प्रतिनिधित्व देखा गया है। 7 इसलिए इसमें 7 मुख्य तारे 7 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसे सप्तऋषि कहा गया है, जो कि अर्सा मेजर का समकक्ष है। सी ऑप्शन करेक्ट है।
चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है गुजरात। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा राज्य में स्थित है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, और हरियाणा की गुरुग्राम जिले में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी और इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में देखी गई वेबनाड झील किस राज्य में स्थित है? आपको वेबनाड झील के बारे में बताना है कि रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है बात करेंगे, तो ये किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो वेबनाड झील केरल राज्य में स्थित है और रिसेंटली पारिस्थितिकीय संकट के कारण ये काफ़ी खबरों में रहा है। तो आपको याद रखना है भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम वेबनाड झील है और ये केरल राज्य में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। तो कुल मिलाकर देखिए हमने 20 यहाँ पर क्वेश्चन देखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं। तो देखिए प्रश्न इस वीडियो में आपसे जो भी प्रश्न पूछा गया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।